बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैंने अपने इससे पहले वाले दोनों जो प्रोग्राम्स थे, उनमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से इसराइल जो है, इस वक़्त ईरान पर मुकम्मल तौर पर अपनी एक तैयारी के साथ है कि वो अगले महीने उसके मुख्तलिफ़ एटमी तनसीबात को निशाना बनाएगा। अब नाज़रीन, आज का जो बातचीत है, वो थोड़ी-सी डिफरेंट लाइन्स के ऊपर है और वो ये है कि खुदा न ख़ास्ता अगर ये अटैक हो जाता है और ईरान के ये जो जितने भी एटमी असासे हैं, ये वाक़ई इज़राइल जो है वो तबाह कर देता है, तो फिर ये एक फुल फ्लेज जो वॉर है, ये वो होगी। और ऐसे सिनेरियो में हमेशा की तरह ईरान को एक इस्लामी मुल्क की तरह अगर ये जंग अकेली लड़नी पड़ जाती है, जबकि दूसरी तरफ इज़राइल जिसके साथ बड़ी-बड़ी ताकतें सारी शामिल होंगी, तो ऐसी सूरत हाल में खुदा न ख़ास्ता अगर ईरान का वजूद तबाह हो जाता है, ईरान इस दुनिया से बिल्कुल सफ़ाहस्ती से मिट जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में मशरिक़ वस्ता की क्या सिचुएशन होगी? जितनी भी दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, वो किस पोज़ीशंस में होंगी? उनके ऊपर क्या असरात मुरत्तब होंगे? ईरान का ये जो ना होना वहाँ पर है, उसका ख़ला कौन पूर करेगा? कौन होगा जो वहाँ पर जाकर अपने सर पर एक ताज सजा के बैठ जाएगा और वहाँ का एक सुल्तान बन जाएगा? ये सारी बातें हम आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले मैं चाहता हूँ नाज़रीन कि आप मेरे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट्स ज़रूर दें नाज़रीन। अच्छा अब नाज़रीन, बात ये है कि हमें बुरा जो है वो सोचने की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें थोड़ा-सा पॉज़िटिव रहना चाहिए, जिसकी हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ईरान जो है वो ज़रूर अपने आप को तमाम उन सतहों पर जितनी चाहे वो सफ़ारती सतह है, चाहे वो दिफ़ाई सतह है, उस पर अपने आप को बड़ा अच्छा डिफेंड कर लेगा और ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी कि ईरान इस सफ़े हस्ती से मिट जाए। तो हम अगर बात करते हैं पॉज़िटिव साइड की, तो फिर हमें सबसे पहले ये देखना है कि ईरान के पास वो कौन-सी ऑप्शंस हैं जो इतनी अच्छी हैं कि अगर उसको ये जंग अकेले भी लड़नी पड़ जाती है, तो वो किस तरीके से इज़राइल के जो है दाँत खट्टे कर सकता है। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, ईरान की फ़ौज खुद भी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी फ़ौज है। उसके बाद ये है कि उनके पास एक और जो साथ में सपोर्ट है, वो है पासदारान इनकलाब की जो उनकी कोर है, फ़ौज जो है, वो भी उनके साथ है। तो ये एक किस्म का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है कि आपकी आर्म फ़ौज और साथ में पासदारान इनकलाब। ईरान के पास हज़ारा तादाद में ना बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और उनकी जो रेंज है, वो 300 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक की रेंज है। लिहाज़ा इज़राइल का कोई भी ऐसा शहर या कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो ईरान की रेंज में ना हो, ईरान उनको ईज़िली टारगेट कर सकता है। इसमें ख़ास तौर पर जो बड़े मशहूर हैं, वो है फ़तह, शुहाब, खुरम और सजील। उसके बाद ईरानी ड्रोन प्रोग्राम बड़ा सक्सेसफुल है। नाज़रीन, 1985 से ईरान जो है वो ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहा है और इस वक़्त मुख्तलिफ 36 किस्म के ड्रोन्स हैं जो वो वे तैयार कर रहा है, ईरान खुद तैयार कर रहा है। और इसमें जो 2 बड़े मशहूर हैं, शाहिद और फितरस, ये वो 2 ड्रोन्स हैं नाज़रीन कि जो एक्चुअली सिर्फ़ रेकी नहीं करते बल्कि डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। ईरान का जो अपना एयर डिफेंस निज़ाम है, वो बिल्कुल रेप्लिकेट करता है एस-300 को जो रशिया का है, और जो इनका एयर डिफेंस का जो निज़ाम है उसका नाम है बाबर 373, बहुत इफ़ेक्टिव है। लिहाज़ा अगर ये जितने भी मिसाइल्स इज़राइल की तरफ से आएँगे, उनको डेफ़िनिटली ये लोग न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। हिज़्बुल्लाह ईरान की एक बहुत बड़ी ताकत है और उनके पास भी बहुत ज़्यादा रॉकेट्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं। तो हिज़्बुल्लाह जो है वो लबनान में रहते हुए जो इज़राइल का जो शुमाली हिस्सा है, उधर से इज़राइल को हिट करेगा। लिहाज़ा इज़राइल को 2 माज़ों के ऊपर जंग लड़ना पड़ जाएगी। इसी तरह इराक, शाम और यमन, इसमें मलेशिया फ़ोर्सेज़ हैं और जो हौसियों की जो फ़ोर्स है, वो भी मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है और ईरान के साथ ही मिलकर खड़े हैं और फ़ाइट करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 4-5 प्रॉक्सी वॉर्स के जिसके एलिमेंट्स हैं, ये बहुत बहुत तगड़े हैं और ईरान इनको बड़ा इफ़ेक्टिवली यूज़ करेगा। और ख़ास तौर पर ये यूएसए के लिए बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि ये असल में हिट करती हैं, ये जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, मलेशिया फ़ोर्सेज़ और ये सारे, ये बिल्कुल इस तरह फाइट करते हैं जैसे आपके तालिबान फाइट करते हैं। ये प्रॉपर टारगेट्स को हिट करते हैं और बड़ा डिस्ट्रॉय करते हैं और बड़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। अच्छा, साइबर वॉर की बात करते हैं, ईरान उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है, बड़ा उसने इसके ऊपर काम किया हुआ है और अगर वो चाहे तो इज़राइल के मुख्तलिफ जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनको इफ़ेक्ट कर सकता है, उनके ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स के अलावा उनके जो एयरपोर्ट्स हैं, उनके जो सोशल एरियाज़ हैं, जहाँ-जहाँ उनका कोई भी ऐसा नेटवर्क है, उसको ये साइबर वॉर के ज़रिए बड़ा ख़राब कर सकते हैं। माशी तौर पे मैं बताऊँ तो ईरान जो है ना, वो पूरी दुनिया को हिला सकता है। अबनाए हरमज़ जो है उसमें उसमें से ही पूरी दुनिया की तेल की सप्लाई गुज़रती है। अगर ईरान वहाँ पे ब्लॉकेज लगा दे और हर किस्म की तेल सप्लाई रुक जाए, तो दुनिया का
20 से 25% तेल जो है वो रुक जाएगा। तो आप सोचें कि ये जितनी भी बड़ी-बड़ी ताकतें बैठी हैं, जब इनका 20 से 25% तेल इनके पास आना बंद हो जाएगा, तो माशी तौर पर वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक बुरे सिचुएशन में चले जाएँगे और अल्टीमेटली इसी पे आएँगे कि इस जंग को रोक दिया जाए। यूरोप पे ख़ास तौर पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। रूस, अमेरिका और चाइना डेफ़िनेटली वो भी फिर अब पूरी कोशिश करेंगे। अमेरिका बज़ाहिर तो अभी यही लग रहा है कि वो इज़राइल को सपोर्ट करने में तैयार नहीं है, ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है। लेकिन आपको पता है कि ये हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और। तो यू नेवर नो कि कल को क्या हो जाए। लेकिन इस वक़्त तक का जो स्टैंस है, रशिया तो वैसे ही अलाय है ईरान का, ठीक है? और चाइना भी बड़ा सपोर्ट करता है ईरान को। तो अगर वो इनसे साइड पे भी हो जाते हैं, तो माशी तौर पर उनको भी बड़ा प्रॉब्लम होगा और वो एक स्पेशली विद रिगार्ड्स टू शॉर्टेज ऑफ जो फ्यूल होगा, उस सिलसिले में बड़ा ये प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। लेकिन नाज़रीन फ़र्ज़ करें, अगर तमाम सफ़ारती कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, इज़राइल जो है वो जो चाह रहा है, जिस तरीके से वो अटैक करना चाह रहा है, उस तरह अटैक कर देता है। ईरान बेचारा एक उसी तरह एक आम इस्लामी मुल्क की तरह, किसी भी इस्लामी मुल्क की तरह अकेला का अकेला रह जाता है। तो फिर ऐसे सिनेरियो में डेफ़िनिटली इज़राइल जो है वो ईरान को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर वो हो जाता है, तो नाज़रीन फिर भी हमने देखना है कि मशरिक़ वुस्ता और ओवरऑल पूरी दुनिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन ये कि मशरिक़ वुस्ता में जो है अहले तशी या शिया ब्लॉक जिसे कह सकते हैं हम, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इराक़ जो है, जो अभी तक काफ़ी अंडर प्रेशर रहता है ईरान की वजह से, वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा अपने मुख्तलिफ़ एक्शंस में, एक्टिविटीज़ में, और वो आज़ादाना फ़ैसले करना शुरू कर देगा। हिज़्बुल्लाह की कमर टूट जाएगी और उसे शदीद माली और अस्करी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। शाम की जो बुरी हुकूमत है, वो भी ईरान के काफ़ी अंडर प्रेशर रहती है। तो अगर ईरान के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है, तो जो शाम की बुरी हुकूमत इस वक़्त आहिस्ता-आहिस्ता इज़राइल के पैरों की तरफ और अमेरिका के पैरों की तरफ झुक रही है, वो मुकम्मल तौर पे उसके पैरों में लेट जाएगी। सऊदी अरब, नाज़रीन सऊदी अरब जो है ना, वो बस यूँ समझें कि वो एक अपॉर्च्युनिटी के इंतज़ार में है। अगर इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हो गई, तो सऊदी अरब जो है वहाँ पर एक सुन्नी ब्लॉक क्रिएट करेगा। उस इलाके में जाके अपनी सारी बिसात बिछाएगा, उस इलाके को अपने अंडर कंट्रोल लेगा और फिर वहाँ अपना ताज पहन के बैठेगा कि मशरिक़ वुस्ता अब टोटली मेरे हाथ में है। और लाज़मी बात है, अमेरिका और इज़राइल ने चूँकि ये उसके लिए क्रिएट किया होगा, तो वो अब तक जिस तरह के उनको नाखुदा बनाया हुआ है इसने, सऊदी अरब ने इज़राइल और अमेरिका को, वो मज़ीद उनके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएगा। बात करते हैं खलीजी रियासतों की, वैसे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है, लेकिन फिर भी यूएई, कतर और बहरीन, ये मुकम्मल तौर पर जो है ना इज़राइल के पैरों में गिर जाएँगे। वो आपने अभी भी देखा है, डोनाल्ड ट्रंप का जो विज़िट हुआ है, तो उन्होंने अपनी ख़वातीन को जो बाल थे वो तो बिछा दिए ना डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में। तो कल को ये सब के सब जो है, जब ये अगर हो जाएगा, तो उनको पता है कि ये तो बहुत बड़ी पावर्स हैं। लिहाज़ा वो सब के सब उस उनके इज़राइल के और अमेरिका के पैरों में लेट जाएँगे। खलीजी रियासतें सारी उनकी हो जाएँगी। इज़राइल एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आ जाएगा। नेतन्याहू जो है, वो इस वक़्त एक सियासी दबाव का शिकार है। दुनिया उसको बिल्कुल साइड पे करने के लिए तैयार है। उसी को ये अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करके कोशिश कर रहा है कि मैं अपने सर पे एक तमगा सजाऊँ और किसी तरीके से मैं सियासी तौर पर दोबारा रिटेन हो सकूँ टू गवर्न इज़राइल फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम। लिहाज़ा वो अगर ये जंग जीत जाता है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, 1। सेकंड थिंग कि मशरिक़ वुस्ता के जितने भी सारे बाकी ममालिक हैं, जो कि वहाँ पे इस्लामी ममालिक हैं, उनके ऊपर उसकी एक बहुत धाक बैठेगी और वो जितना अब डरते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा डरने लग जाएँगे उससे। वो मज़ीद जारहाना रवैया अख्तियार कर लेगा। अब बात करते हैं फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन नाज़रीन पहले बेचारा जो है ना इज़राइल के हाथों रोज़ मार खा रहा है। इस वक़्त इज़राइल फ़लस्तीन के ऊपर जो ज़ुल्म की इंतहा कर रहा है, एक्चुअली ये वो प्रैक्टिसेज़ हैं जो उसने ईरान के ऊपर करनी है। इस वक़्त इज़राइल अपना हर मिज़ाइल, अपना हर बॉम्ब इस्तेमाल कर रहा है, ट्राई कर रहा है। इट्स अ ट्रायल जो कि फ़लस्तीनी अवाम के ऊपर हो रहा है कि मैं ये देखूँ कि जी किस मिज़ाइल या किस बॉम्ब से एक्चुअली मोस्ट डिस्ट्रक्शन होती है। यही वजह है कि वो इस वक़्त जो है ना बंकर बस्टर्स भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर ये सब कुछ हो जाता है और ईरान दुनिया से इस सफ़ा-हस्ती से मिट जाता है, तो हमास और इस्लामी जिहाद जो फ़लस्तीन में इस वक़्त लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल उनकी कमर टूट जाएगी। उनको जितना भी फंडिंग है उसमें से ज़्यादातर जो है वो ईरान उनकी फंडिंग कर रहा होता है। आखिर में बात करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बुरी खबर होगी नाज़रीन, क्यों? कि पाकिस्तान के आप देखें मशरिक में भारत है, आपके मगरिब में अफ़गानिस्तान है और आपके जनूब में आके इज़राइल बैठ जाएगा। वाह! मतलब इससे ज़्यादा आइडियल सिचुएशन हो ही नहीं सकती है किसी मुल्क के लिए। क्या हमसाये पाए होंगे हमने।
कि भारत है, अफ़गानिस्तान है और इज़राइल है, तीनों तरफ से और आप बीच में बैठे हुए हैं। तो आप यकीन जानें कि पाकिस्तान की अगली बारी है। और वो क्यों है? क्योंकि इज़राइल का जो ग्रेटर इज़राइल वाला ख़्वाब है, वो तभी पूरा हो सकता है कि वो पहले ईरान को ख़त्म करे और उसके बाद फिर पाकिस्तान को हिट करेगा। तो तमाम इस्लामी ममालिक जितने भी मौजूद हैं, इन सब को सोचना चाहिए कि मैं जो सिनेरियो पेश कर रहा हूँ नाज़रीन, इसमें इस्लामी ममालिक सारे ख़त्म हैं। ये सब नौकर बन जाएँगे, सब गुलाम बन जाएँगे, इनकी कोई हालत नहीं रहेगी अगर ईरान यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझने की बात है, सोचने की बात है। कबूतर की तरह आँखें बंद ना करें, बिल्ली सामने ही बैठी है। नाज़रीन मेरा प्रोग्राम जो है आज का बस वो इतना ही था। इसमें मैं चाह रहा था कि आपको जो अगर खुदा ना ख़ास्ता सिचुएशन क्रिएट होती है, तो वो सिनेरियो थोड़ा-सा पेश करूँ, लोगों की ताकि आँखें खुलें। इस्लामी ममालिक जितने हैं वो मेरा जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे ओवरसीज़ जितने फ्रेंड्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ओवरसीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्लीज़ आप अपना रोल प्ले करें और वो तमाम ममालिक जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, वहाँ पे जो ऐसे लोग इफ़ेक्टिव हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। उनको ये बताएँ कि क्या होने वाला है। मेरे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर दें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।